हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की फिजिक्स। तो क्लास 10th की फिजिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th की फिजिक्स में और क्लास 9th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है और क्लास 10th की फिजिक्स के चैप्टर्स को कैसे हमें पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए से मेरा मतलब ये है कि पहले कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन सा पढ़ना चाहिए, उसके बाद कौन सा पढ़ना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, क्योंकि कई बार गलती ये हो जाती है क्योंकि एनसीईआरटी बुक में या किसी भी किताब में इस टाइप से चैप्टर नंबर डाले हुए हैं और उसमें बहुत छोटी सी मिस्टेक अकॉर्डिंग मी है, मेरे अनुसार एक छोटी सी गलती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, तो ये आप सीखेंगे। और दूसरा मैं ये सिखाने वाला हूं कि 9th और 10th की फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक करते हैं कि क्लास 9th और 10th की जो फिजिक्स है उसके अंदर क्या डिफरेंस है। बच्चों, क्लास 9th की फिजिक्स है ना, जो उसमें हम लोग ये सीखते हैं मेनली कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा था, एक कार मूव कर रही थी, एक बस मूव कर रही थी। तो कार, बस, ऑब्जेक्ट, ये सब चीजें हम लोग सोच सकते हैं अपने दिमाग में, या हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को फेंका। ये सब चीजें वो हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं और जिनके बारे में हमें जानकारी होती है, हमें पता होता है, हमारे माइंड में पिक्चर जिसकी बन सकती है। ये फिजिक्स हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। लेकिन जैसे हम क्लास 10th में आते हैं तो क्लास 10th की फिजिक्स में एक डिफरेंस ये आ जाता है बच्चों कि वहां पर हम लोग इलेक्ट्रॉन की स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की स्टडी में इलेक्ट्रॉन हमने देखा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन की स्टडी के अलावा हम लोग वहां पे इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट भी नहीं देखा। या हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट भी नहीं देखी। तो ये एक हाइपोथेटिकल टाइप हो जाता है, यानी कि यहाँ पर उन चीजों के बारे में हमें स्टडी करना होता है जो चीजें हमने नहीं देखी हैं। जबकि 9th क्लास की जो फिजिक्स है वहां पर हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो हमने देख रखी हैं, जो हमारे लिए विजिबल थी पहले या हमने देख रखी थी। जैसे ऑब्जेक्ट, कार, ट्रेन, कुछ भी बोला गया वो आपको पता था कि ऐसा होता है। तो इस तरह से 9th और 10th की फिजिक्स में डिफरेंस है। और 10th क्लास में किस चैप्टर को पहले पढ़ाया जाना चाहिए और किस चैप्टर को पहले क्यों पढ़ाया जाना चाहिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक में या शायद किसी बुक में सबसे पहले चैप्टर लाइट दिया हुआ है कि लाइट चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग लाइट से पहले जो चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए वो पहले नंबर पे चैप्टर पढ़ाया जाना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। आपका एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, नाम है उसका। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ाया जाना चाहिए, यानी कि आपको पहले पूरी जानकारी दे देनी चाहिए रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी में जितनी भी नॉलेज है वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की नॉलेज ले लें, इलेक्ट्रिक चार्ज की नॉलेज ले लें, ताकि हम लोग आने वाले चैप्टर्स को ढंग से स्टडी कर सकें, इलेक्ट्रिक करंट की नॉलेज ले लें। तो यहां पर सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर होना चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी में मेनली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट की स्टडी करें। इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी स्टडी कर लें। तब हम इसकी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद जो अगला चैप्टर आना चाहिए बच्चों, वो सेकंड नंबर पे चैप्टर आना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। क्योंकि देखो, चैप्टर का नाम ही क्या है? चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है बच्चों? कि करंट का कोई इफेक्ट होता है और उस इफेक्ट का नाम क्या है? मैग्नेटिक। और करंट की स्टडी अगर आपने नहीं की है तो क्या आप उसके इफेक्ट को पढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो पहले आप करंट की स्टडी करें। और करंट की स्टडी किस चैप्टर में है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ने के बाद या इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोग पहले करंट को पढ़ेंगे और करंट को पढ़ने के बाद आप एलिजिबल होंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने के लिए। तो सेकंड नंबर पे जो चैप्टर आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आना चाहिए। यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मेनली हम लोग जो जानकारी इकट्ठा कर रहे होते हैं वो जानकारी होती है मैग्नेटिक फील्ड की। मैं आपको एक क्यों बता रहा हूं, अभी आपको समझाता हूं मैग्नेटिक फील्ड की। तो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी हम लोगों ने कर ली है, उससे हमें क्या फायदा मिलने वाला है? तो उससे हम लोग पढ़ सकते हैं अब एक नया चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है लाइट। लाइट चैप्टर उसमें दिया हुआ है। लाइट क्या होती है, जरा इसको ध्यान से सुनना। लाइट एक ईएम वेव है। लाइट एक ईएम वेव है। ई एम वेव। ईएम वेव का मतलब क्या होता है? ईएम वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव। मैं लिख देता हूं यहां पर, ईएम वेव मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक की नॉलेज पूरी होनी चाहिए,
तब आप इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की पूरी नॉलेज इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर चांसेस हैं कि हाँ आप लोग लाइट चैप्टर पढ़ सकते हैं। अगर आपको पहले कोई लाइट चैप्टर पढ़ाए तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक की कंप्लीट नॉलेज है। बट वो तो एक्चुअल में है नहीं, क्योंकि वो किस चैप्टर में आती है, वो तो आपके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में आती है। तो इसलिए लाइट चैप्टर को पहले नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। लाइट चैप्टर को पढ़ाने से पहले आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगर आप सीख लेंगे तो आप लाइट को इजीली सीख पाएंगे। और ये जो लाइट है, इस लाइट की डेफिनेशन ही ये है कि लाइट एक ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से रिलेटेड है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक से रिलेटेड है। तो तीसरे नंबर का चैप्टर होना चाहिए आपका लाइट। नंबर 4 पे अगर हम लोग बात करें तो नंबर 4 पे हम लोग अब इससे आगे के चैप्टर्स हैं, लाइक ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, या फिर आपका रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये वाले हो सकते हैं, जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ये जो चैप्टर है ये उसके बाद अब इस नंबर पे आना चाहिए कि ह्यूमन आई के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, और ह्यूमन आई हम जब पढ़ लेते हैं तो फिर उसके अंदर हम लोग कलरफुल वर्ल्ड, इस पूरी दुनिया को देख सकें। तो ये वाला चैप्टर होने चाहिए। एक चैप्टर डिलीट भी कर दिया गया, इसका नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो अगर हम पढ़ना चाहें तो उसके बाद हम लोग 5th नंबर पे पढ़ सकते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो बेसिकली ये फॉर्मेट होना चाहिए, ये बेसिकली कंप्लीट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें क्लास 10th के अंदर फिजिक्स के किस चैप्टर को पहले पढ़ना है और उस चैप्टर को पहले क्यों पढ़ना है, ये पूरी जानकारी आप लोगों के पास होनी चाहिए। अब ये जब पूरी जानकारी आपके पास है तो अब इसमें मैं एक टॉपिक भी थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, छोटा सा इसमें ऐड कर देता हूँ, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअली क्या होता है और वो किस टाइप की क्वांटिटी है। किस टाइप की क्वांटिटी से मेरा मतलब वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी की टाइप क्या क्या होती है, ये आपने क्लास 9th में सीखा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी स्केलर होती है या फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर होती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या फिर वेक्टर है, उसकी हम लोग बात करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं अभी इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी को, जो कि पहले चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करें व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली करंट का जो सिंपल मीनिंग होता है वो होता है बहाव, फ्लो होना। अगर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो करा रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि करंट वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड दिमाग में बात आती है। बट करंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, किसी भी चीज का बहना। अब किसी भी चीज के बहने में अगर यहां से पानी बह रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, वाटर करंट। अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनके रेट को, रेट मतलब टाइम के साथ हम उसको रिलेट कर देते हैं, उसके रेट को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली डिफाइंड एज या नोटिफाई एज आई। हम उसको आई से नोटिफाई करते हैं, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है, उसकी नोटेशन है। एंड दैट आई इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज क्यू बाय टी। हियर क्यू इज व्हाट, क्यू इज इलेक्ट्रिक चार्ज। Here T is what? T is the time. And I is what? That I is electric current. तो यहां से हमें समझ आया कि बेसिकली I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। अब ये स्केलर क्वांटिटी के वेक्टर क्वांटिटी, ये मेन बात हमें डिस्कस करनी थी। क्या करंट के पास डायरेक्शन होती है? हाँ, करंट के पास डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन करंट के पास होती है। क्या करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। तो आंसर है हाँ, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है। तो फिर अगर करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं तो एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इतना ही बताया गया था वेक्टर क्वांटिटी में कि जिसके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अगर डायरेक्शन मैग्नीट्यूड वाली क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक करंट भी कैसी क्वांटिटी होनी चाहिए, वेक्टर। बट इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि इसके पास और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों थे भाई, ये तो वेक्टर होनी चाहिए। नहीं, स्केलर क्वांटिटी ये इसलिए है
क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, बट ये क्वांटिटी वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती, नॉट फॉलो वेक्टर रूल्स। और अगर ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती हैं तो हम इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे। यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए ये दो चीजें चाहिए और प्लस में ये तीसरी चीज भी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें हमारे पास हैं तो हम कह सकते हैं कि हाँ, इलेक्ट्रिक करंट एक या फिर कोई भी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर इन तीनों में से कोई भी मिसिंग है तो हम लोग उसको वेक्टर नहीं कह सकते। और इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास एक तीसरी वाली क्वांटिटी नहीं होती है, ये वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी समझ सकते हैं आप, एग्जाम्पल के लिए ऐसा ले सकते हैं कि इधर से मान लीजिए 7 एम्पियर करंट आया है, इधर से 10 एम्पियर करंट आया है, तो अकॉर्डिंग टू वेक्टर रूल्स यहाँ पर कितना करंट जाना चाहिए? 7 और 10 में क्या हो जाएंगे, दूसरे को नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि 10 इधर है 7 इधर है, तो दोनों कैंसिल करके यहाँ पे कितना बनाएंगे 3, बट इसलिए बनाते नहीं है, ऐड हो जाते हैं 17 एम्पियर। बट वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था? कैंसिल होना चाहिए था क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। 3 नहीं हो रहा है, 17 हो गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बाकी चीजें सीखेंगे। थैंक यू।